नमस्कार साथियों, मैं राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से टीचर्स मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप सभी को? तो कमेंट कर दीजिए अगर आवाज़ प्रॉपर नहीं आ पा रही है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि संविधान सभा के बारे में संविधान देखा था, संविधान क्या होता है, संविधान के टाइप क्या होते हैं, और संविधान के लिए उसमें भी लास्ट टॉपिक देख लिया था कि देश क्या होता है। साथ ही साथ सरकार के पार्ट देखने की कोशिश की थी। एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि देखो, पहले पढ़ा था हमने संविधान। संविधान के बारे में देखा था, साथ ही साथ फिर ये भी देखा था कि देश क्या होता है, देश के बारे में देख लिया था। तीसरी चीज देखी थी, सरकार क्या होती है, सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं। फिर देखा था हमने कि संविधानवाद, एक शब्द आया था संविधानवाद। अगर आपको नहीं ध्यान तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। संविधान क्या था? यानी कि देश को शासन के चलाने के लिए कानून और नियमों का एक संकलन था, और उसी को क्या बोल रहे थे? संविधान कह रहे थे। फिर देश की बात आई थी कि देश के शासन को चलाना है, तो देश क्या था? देश वह था जिसका अपने पास एक भूभाग था। बताओ, भूभाग था। सेकेंडली चीज, वो उसके पास अपनी एक जनसंख्या थी। फिर संप्रभुता थी, और उसकी एक सरकार थी। ठीक है, इन चीजों से मिलकर क्या बनना था? देश बनना था। फिर बात आ रही थी कि सरकार क्या थी, सरकार के अंग कौन कौन से थे। सरकार के अंग भी देखने की कोशिश की थी कि जैसे कि विधायिका थी, बताओ, विधायिका थी, कार्यपालिका थी, और न्यायपालिका थी। ये तीन अंग थे सरकार के, और इन तीनों अंगों के जो कार्य, कर्तव्य और जो सीमाएं थी, इनका उल्लेख जिस किताब में किया जाता था उसको बोलते थे संविधान। फिर संविधानवाद की बात आई कि संविधानवाद क्या था? वाद, ये पूरा शब्द था संविधानवाद। यानी कि सरकार अगर संविधान के अकॉर्डिंग कार्य कर रही है, संविधान के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रही है, तो उसको क्या बोल रहे थे? संविधानवाद। ये तो पिछली क्लास का मैटर था। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको देखेंगे भारत के संदर्भ में संविधान को। भारत के संदर्भ में संविधान। देखो, हम सभी को अच्छे से पता है तकरीबन 200 साल के आसपास अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। इसका मतलब क्या था? कि हमारे पास संविधान नहीं था। तभी तुम कह रहे हैं ना हमें संविधान चाहिए। भाई, हमें संविधान क्यों चाहिए? हमारा टॉपिक ही क्या है? संविधान का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण। तो हमारे पास जो चीज़ नहीं होती है तभी तो कह देते हैं ना ये चीज़ चाहिए। ऐसे ही जब 200 साल के आसपास अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो बताओ, तब हम जो हमारे ऊपर जो शासन कर रहे थे, क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग कर रहे थे? पहले उन्होंने संविधान बना लिया होगा कि कह रहे थे भाई साहब हम संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे? नहीं, हमारे पास दोस्तों संविधान था ही नहीं। बताओ कैसी स्थिति होगी जब हम, हमारे देश में संविधान नहीं है, अंग्रेज जो चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं हमसे। तो उस स्थिति में जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, लोग जागरूक होने लगे, और साथ ही साथ उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो पनपने लगी। तो वो लोग क्या, आजादी की मांग करने लगे। किसकी मांग करने लगे? आजादी की मांग करने लगे। आजादी की मांग करने लगे। ठीक है, अब एक ऐसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों का जो रूप था पहचान चुके थे इंडिया वाले, भारत के निवासी जो भी थे, कि अब ये अंग्रेज हमारे देश के लिए अच्छे नहीं है। इनकी जो पॉलिसीज है, जितनी भी ये सारी नीतियां बना रहे हैं, वो भारत के लिए लाभकारी हो ही नहीं सकती हैं। इनका मेन पर्पस, मेन मोटो जो था, भारत का शोषण करना था, भारत के लोगों का शोषण करना था, ये मान के चलिए। और जब शोषण करना था तो दो लोग ना धीरे धीरे समझने लगे थे भाई साहब कि अब अंग्रेजों को भगाने का टाइम आ चुका है, यानी कि अंग्रेजों को निकालने का टाइम आ चुका है। अब निकालें कैसे? सवाल क्या आया, इनको निकालें कैसे? या तो ऐसे ही लड़ाई करके निकाल दे, तो लड़ाई करने को तो निकाल नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास अपनी इतनी सक्षम सेनाएं थी, और जब सेनाएं थी और हमारे पास था कुछ भी नहीं। तो एक स्थिति ये आई कि इनको बातों से मारना स्टार्ट कर दिया। जब लोग
हथियारों से नहीं मार पाए ना, तो बातों से मारना स्टार्ट कर देते। क्यों? तो ऐसी स्थिति बनती गई, तो लोगों के अंदर जो लोगों ने क्या किया कि पत्रिकाओं के द्वारा पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। भाई हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन पत्रिकाएं लिखने लिखाने की कला तो है ना, पत्रिका को प्रकाशन किया। इसमें लोगों के अंदर देश के प्रति प्रेम जागृत करने का कार्य किया। प्रेम को जागृत करने का, यानी एक शब्द में बोल सकते हैं आप कि राष्ट्रवाद विकसित करने का काम किया। विकसित करने का कार्य किया कि अब जब राष्ट्रवाद विकसित होने लगा तो लोग डिमांड करने लगे कि भाई साहब हमें अब स्वतंत्र होना है, और स्वतंत्र होना है तो हमें क्या चाहिए? संविधान चाहिए, जो कि तुमने लोगों ने हमको दिया नहीं है। जब संविधान चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि संविधान की जो सभा की जो मांग थी किस तरह से आगे बढ़ी। आई बात समझ में? तो सबसे पहले 1895 की बात है, 1895 की, 1895 की बात है, 1895 थे। तो एक थे कि स्वराज बिल, यानी कि स्वराज विधेयक पेश किया गया। 1895 में एक बिल पेश किया गया, उसका नाम था क्या? स्वराज विधेयक। सवाल ये आता है कि पेश किसने किया था? तो पेश किया इसको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसने पेश किया बेटा? बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने ये स्वराज विधेयक पेश किया। इसमें पहली बार संविधान सभा की मांग पर चर्चा की गई। ध्यान रखना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पहली बार घटित होती हैं। आप एक तो अंतिम हो गई और एक पहली चीज हो गई, ये इंपोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज को ध्यान रखनी चलना, तो पहली बार 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की, ये मान के चलना, ठीक है। अब वक्त आया, जैसे जैसे गुजरता गया, तो अब एक टाइम आ चुका था दूसरे नंबर पर 1906 का, 1906। अब बात आई, कांग्रेस ने भी तो भाई मांग स्टार्ट की होगी। बताओ, जब कांग्रेस ने मांग करनी शुरू की तो कांग्रेस ने एक क्या किया? कलकत्ता में अपने एक अधिवेशन किया। कलकत्ता अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब होता है मान के चलना, एक मीटिंग की। कांग्रेस एक पार्टी थी, कलकत्ता में अधिवेशन किया, उसको बोलते हैं कलकत्ता अधिवेशन। भाई कांग्रेस भी तो मांग कर रही है। बताओ, जब कांग्रेस मांग नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? तो उस कांग्रेस के तो अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी। यानी कि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, और उस कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष चुने गए थे उनका नाम था दादा भाई नारोजी। इन्होंने एक इनडायरेक्टली मांग की, उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए? स्वराज। इन्होंने क्या चाहिए? स्वराज चाहिए भाई साहब। दो, अब ये स्वराज शब्द का मीनिंग क्या है? स्वराज का मतलब कि आप भी बने रहो और हम भी बने रहेंगे, लेकिन शासन को कौन चलाएंगे? भारतीय चलाएंगे, एक तरह से। अब धीरे धीरे मांग और आगे बढ़ने लगी, गांधी जी भी आए। गांधी जी आए 1922 ईस्वी में। देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये टाइम पीरियड के बीच का जो गैप है, अब इसमें बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, लेकिन वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। हम खाली देख रहे हैं कि संविधान सभा की मांग किस तरह से की जा रही है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अब बीच में ये मत पूछने लगना सर ये इसमें बीच में क्या हुआ, इतने टाइम बाद ही क्यों हुआ। ये सारे के सारा जो फैक्ट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कर लेंगे। तो गांधी जी आए, गांधी जी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उस पत्रिका का नाम था हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका। इसमें इन्होंने एक कथन लिखा। वो क्या लिखा? देखो गांधी जी भी कह रहे हैं ना संविधान सभा बननी चाहिए, पर इनडायरेक्टली कह रहे हैं। देखो, भारतीय संविधान,
भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, इच्छा अनुसार होगा। यानी कि मान के चलना, इन्होंने कह दिया कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, होगा। ठीक है, ये जो सेंटेंस बोला, ये वाक्य बोला, ये स्टेटमेंट किसका था गांधी जी का। गांधी जी ने बता दिया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यानी कि गांधी जी खुद चाह रहे थे कि भारत में एक संविधान हो। जब भारत में संविधान होगा तो आप बताओ संविधान किसके द्वारा बनाया जाएगा, संविधान सभा के द्वारा। इनडायरेक्टली मांग किसकी छुपी हुई थी, संविधान सभा की। खैर ये वाली बात तो होगी गांधी जी के द्वारा। ऐसे सेम टू सेम थोड़ा सा अंतर था एक स्टेटमेंट में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी दिया गया था। पंडित जवाहर लाल नेहरू, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया, वो देख लेते हैं क्या दिया। गांधी जी कह रहे हैं भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा या फिर भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, लेकिन इन थोड़ा सा अंतर था जो इसमें स्टेटमेंट दिया नेहरू जी के द्वारा। इन्होंने क्या कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान जो होगा संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। आए बात समझ में, बनाया जाएगा। भारतीय संविधान जो होगा भारत संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। गांधी जी क्या कह रहे थे, गांधी जी कह रहे थे भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक शब्द जोड़ दिया यहां पर, क्या, संविधान सभा। लेकिन इन्होंने ये भी बात बताई कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा। भाई संविधान सभा क्या, संविधान बनाने वाली बॉडी है, लेकिन ये बॉडी बनाई कैसे जाएगी, तो इन्होंने कहा था कि ये संविधान सभा जो होगी हमारी, देखो इन्होंने कहा संविधान सभा जो संविधान को बनाएगी, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर होगा, ये होगा वयस्क यानी कि अडल्ट, वयस्क मताधिकार के आधार पर, मताधिकार पर। बताओ कोई अंतर, कोई अंतर हो तो बताओ। गांधी जी कह रहे थे कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। यहां तक तो मांग चली, ठीक है। लेकिन इसी बीच फिर बात आती है एक और घटना की, उस घटना को और देख लेते हैं। देखो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड सुधार, उन्नीस में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए। देखो इंडिया में अगर अंग्रेजों को रहना है तो कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा। भाई हम भी सोचो ना, बिना लालच के 200 साल तक शासन करके हो सकता है क्या, कुछ ना कुछ संतुष्ट करने के लिए देना होगा। भाई ऐसा भी वक्त होगा कभी ना कभी, बताओ, कि उनको लगा कि इंडिया वाले अब विद्रोह करने वाले हैं, चलो इनके लिए कुछ दे देते हैं, लो खुश रहो, ठीक है। ऐसे ही इंडिया वालों को खुश करने के लिए उन्होंने एक सुधार लेकर आए, उस सुधारों को क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें एक प्रोविजन किया गया था। अभी इसमें सुधार में क्या क्या प्रोविजन थे वो तो मॉडर्न हिस्ट्री में देख ले। एक तरह से मान के चलो ये इंडिया की थोड़ी सी लोगों को खुश करने की बात कर रहे थे और कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसमें एक प्रोविजन था कि इसके द्वारा जो भी सुधार होंगे उसकी समीक्षा के लिए
के लिए 10 साल बाद, 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। बताओ कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हैं उसकी समीक्षा, उसके द्वारा जो भी सुधार होने वाले हैं हमारे, तो उसके 10 साल के बाद हम उसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल के बाद का मतलब क्या हुआ, यानी कि सुधार कितने साल, कितने कब होने चाहिए इसके, भाई 1919 में आया और 1929 में इसकी समीक्षा की जाएगी, जो सुधार किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। इसका मतलब ये आयोग कब बनेगा, 1929 में। भाई 10 साल बाद, कभी तो हुए 10 साल बाद। लेकिन क्या हुआ ना, 1919 और 1929 के बीच में कुछ घटनाएं घटित हुई। घटनाएं कौन कौन सी घटित हुई वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो पहली घटना थी नंबर 1, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना थी दोस्तों। हम लोग बार बार संविधान सभा, संविधान, संविधान सभा, संविधान, संविधान सभा, संविधान की मांग करते आ रहे थे। अब संविधान सभा की मांग करते हुए तो अंग्रेज इस बात को लेकर भड़क गए और इन्होंने एक चुनौती दे दी इंडिया वालों के लिए। इंडिया वालों के लिए चुनौती क्या दी, भाई साहब तुम्हें संविधान 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 बचा रहे हो तुम बार बार, अच्छा एक ऐसा संविधान बना के दे दीजिए जिस पर आपके देश की जितनी भी सारी पार्टीज है, जितनी भी दल है, सहमत हो जाए। बताओ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये कि एक संविधान का ऐसा प्रारूप बनाइए, संविधान का एक ऐसा प्रारूप बनाइए जिस पर सभी दल सहमत हों। बताओ, चुनौती दे दी ना इंडिया वालों के लिए, भाई एक संविधान बना के दिखा दीजिए ना, आप संविधान का प्रारूप बना के दिखा दीजिए जिस पर सभी दल सहमत हो जाएं। तो ये चुनौती देने वाले कौन थे उस टाइम पर, चुनौती देने वाले थे लॉर्ड वर्कन हेड। इनके द्वारा ये चुनौती दी गई कि बार बार संविधान सभा कर रहे हो यार, ऐसा एक संविधान का प्रारूप बना दीजिए, तब मानेंगे ना तुम्हारे अंदर दम है थोड़ा सा संविधान बनाने का। भाई तुम बना के दिखाओ ना, और बना के हमको दो, हम लागू करेंगे। तो बताओ ऐसी चुनौती को और इंडिया वाले को दें और एक्सेप्ट ना हो, ऐसा हो सकता है कि हमें कोई चुनौती मिल रही है और हम उसको एक्सेप्ट ही ना करें? तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जिसने चुनौती को एक्सेप्ट किया होगा। बताओ, कमेंट बताओ, वो चुनौती को एक्सेप्ट करने वाले उस व्यक्ति का नाम क्या था, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो उस चुनौती को जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो इंडिया के, वो कौन थे, हमारे थे वर्कन, ऐसे लिख सकते हैं वर्कन हेड की चुनौती को किसने स्वीकार कर लिया, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया। भाई इंडिया वाले हैं और हमको कोई चुनौती दे और हम एक्सेप्ट ना करें, ऐसा हो सकता है? आप बताओ, है कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, जैसे ही मोतीलाल नेहरू ने ये चुनौती स्वीकार की तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने आगे का काम बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, एक दिल्ली के अंदर एक सभी दलों की मीटिंग अरेंज की, यानी कि एक सर्वदलीय सम्मेलन, यानी कि सभी दलों का सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, दिल्ली में किया गया। और इसी स्थान पर, इसी सम्मेलन में एक कमेटी बनाई गई और यहीं पर क्या बनाया, एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन
किया गया, किया गया, किया गया। ठीक है। अब इस समिति के जो अध्यक्ष बने, अध्यक्ष कौन बने इस समिति के? अध्यक्ष बने हमारे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। बताओ भाई, लॉर्ड वर्कर ने हिंडा में चुनौती दी थी, यार क्या संविधान संविधान संविधान, संविधान सभा, ऐसा करो अब एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके दिखा दो। संविधान बनाने की तो बहुत दूर की बात है, ऐसा तैयार करके दिखा दो जिस पर सभी दल सहमत हो जाएं। अरे हम सहमत होना हो, लेकिन इंडिया वाले तो सहमत हो जाएं, ऐसा बना के दिखाओ अगर आप में हिम्मत है तो। यार इतनी बड़ी चुनौती की बात कर रहे हैं, बताओ। तो मोतीलाल नेहरू ने बोला कोई बात नहीं, हम है ना। इन्होंने चुनौती को एक्सेप्ट किया और सभी दलों की एक मीटिंग बुलाई, एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया दिल्ली में, और उसी सम्मेलन में एक समिति का गठन किया गया, और जिसके अध्यक्ष कौन बने? मोतीलाल नेहरू। बताओ, ठीक है, ये बात तो आज समझ में आई। तो एक जो समिति बनी हमारी, तो इसमें इसके बावजूद एक रिपोर्ट पेश की गई, मतलब सब दल बैठे हुए थे और एक सहमति बनी और एक रिपोर्ट पेश की गई। उसी रिपोर्ट को बोलते हैं क्या? नेहरू रिपोर्ट। 1928 में एक रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट पेश, उसको क्या बोल देते हैं? नेहरू रिपोर्ट। बताओ, नेहरू रिपोर्ट, यानी कि चुनौती स्वीकार करने के बाद में जो रिपोर्ट हमारे पास आई उसको बोल देते हैं नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या प्रोविजन किए गए वो देखने हैं हमको भाई साहब। देखो, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या प्रोविजन थे, यानी क्या क्या प्रावधान थे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रावधान थे, याद रखना। ये नेहरू रिपोर्ट क्यों आई है? क्योंकि लॉर्ड वर्कर ने हिंड ने चुनौती दी थी, उसी को चुनौती को नेहरू जी ने, जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में एक रिपोर्ट पेश की, उसी को क्या बोल रहे हैं? नेहरू रिपोर्ट। अब इसमें देखना उन्होंने क्या क्या प्रोविजन यानी प्रावधान किए थे। सबसे पहला प्रावधान, भारत को अधिराज्य, अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेटस। अब ये डोमिनियन क्या होता है? यानी कोई बात नहीं अंग्रेज साहब, आप भी रहो हम भी रहते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन शासन हम करेंगे। आई बात समझ में? एक ये वाली बात बोल दी। जैसे ही ये वाली बात नेहरू जी को पता चली, कौन से नेहरू जी? ये ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया ना, तभी तो रिपोर्ट आई। अब इन्होंने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दो। जैसी बात पता चली किनको? जवाहरलाल नेहरू को, नेहरू को, कि उन्होंने देखा कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिल रहा है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? यानी कि मोतीलाल नेहरू, नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने बात किया, पापा कैसी बात कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? अरे आप तो पूरा भाई पूरा राज्य मांगो ना, भगाओ इनको, कैसी बात कर रहे हैं आप? अब इनको देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए हमारे लिए, ऐसा कोई नहीं, डोमिनियन वोमिनियन स्टेटस कोई नहीं है। नेहरू जी ने समझाया, कैसी बात कर रहे हैं बताओ, अभी ले लो, बड़ी मुश्किल से सहमति बनी है सभी पार्टीज की, और जब पार्टी की सहमति बनी और तुम कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, अभी हौले हौले लेंगे भाई साहब, कैसी क्यों टेंशन ले रहे हो आप? यानी कि हौले हौले लेंगे, ऐसा थोड़ी एक साथ चीजें ले। तो इसी बीच ने इसी बात को लेके ये बात कर रही पूर्ण स्वराज की बात, ये कर रही डोमिनेट स्टेटस की बात, इसीलिए मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के बीच में ना थोड़ा सा विवाद हो गया इसी बात को लेके। इन्हीं के फेवर में एक व्यक्ति और थे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्र बोस। ये खुद नहीं चाहते थे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस जो है उसका दर्जा मिले, यानी कि उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। आई बात समझ में? तो इनमें थोड़ा सा विवाद हुआ था, ये विवाद हम मॉडर्न हिस्ट्री में देख लेंगे, बाकी तो ये विवादित हिस्से हैं थोड़े से ने। दूसरी बात,
नेहरू रिपोर्ट का पहला मामला देख लिया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। सेकंड चीज में क्या की गई, देखो सेकंड की गई इसमें 19 मौलिक अधिकार, अधिकारों की मांग, अधिकारों की मांग, यानी कि 19 फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी। अच्छा, कमेंट में जरूर बताना प्रेजेंट में, वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट हैं, ये कमेंट जरूर करना, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को रद्द किया जाए, रद्द किया जाए, ठीक है। ये वाली बात पता ली। जैसे ही ये वाली बात जिन्ना साहब को पता लग गई, पृथक निर्वाचन प्रणाली को रद्द किया जाए, फट से इतना आपा दे, जिन्ना साहब पहुंच गए मोतीलाल नेहरू के पास और कहने लगे, नेहरू जी तुमने ये वाली बात मांगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है कि क्या है मतलब, अब तुम, अच्छा एक चीज बता देता हूं, पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, ये क्या होता है एक बार ये समझ लो ना, फिर बाद में दिक्कत करेगा ये। यानी ऐसा था जहां जहां मुस्लिम आबादी है, यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र, मान के चलना ये मुस्लिम एरिया इंडिया में थोड़ा सा, नहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र, तो इसमें जो कैंडिडेट खड़ा होगा चुनाव के लिए वो भी कौन होगा, मुस्लिम होगा, ठीक है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो मुस्लिम होगा, और इसको वोट कौन करेगा, वोट कौन डालेगा, उसको वोट भी केवल मुस्लिम डालेंगे, ये मामला था। यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो कैंडिडेट होगा वो मुस्लिम होगा, साथ ही साथ उसको वोट करने वाले भी कौन होंगे, मुस्लिम होंगे। तो अब जो नेहरू रिपोर्ट में बोला गया, नेहरू रिपोर्ट में ये बोला गया कि भाई साहब ये जो प्रणाली चल रही है कि तुम जिस धर्म के उसी धर्म के लोग वोट डालेंगे और उसी धर्म के लोग खड़े होंगे, ये खत्म करो। यानी कि एक शब्द में पृथक निर्वाचन प्रणाली को रद्द करो। जैसे ये बात जिन्ना साहब को पता चली, यानी खत्म करने की बात हो रही है, तो इसका मतलब पहले दे दी गई होगी ना, तो इससे पहले ये दी कब गई थी, ये भी देख लो। ये दी गई थी, एक सुधार किए गए थे, मार्लिमेंटो सुधार, तो सुधार 1909, इसके द्वारा ये प्रोविजन किया गया था कि जो मुसलमान है मुस्लिम क्षेत्रों में उसी का कैंडिडेट होगा और वही मुस्लिम वोट करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना किसके द्वारा दी गई। अब एक चीज जो हम दे चुके होते हैं और किसी से छीने, बताओ कैसा लगेगा। जो चीज तुम्हारे पास आ चुकी है और वो अब से कोई ले लग जाए, कैसा लगेगा बताओ। भाई आपके पास हमारे पास कुछ चीजें हैं, हमको पहले से दे दी और फिर कर लाओ वापस लाओ, बुरा लगेगा ना कि नहीं लगेगा, जाने दोगे। खैर, इसलिए जिन्ना साहब इससे नाराज हो गए, जिन्ना साहब खफा। अब एक चीज बताओ, लॉर्ड बर्किंघम ने चुनौती दी थी कि एक ऐसा संविधान का प्रारूप तैयार करके दिखा दो जिस पर आपके देश के सभी दल, जितनी भी पार्टी से सहमत हो जाएं। और बेचारे जिन्ना साहब जब यहीं पर नाराज कर दिया, इनके मुस्लिम लीग के नेता थे ये, अब यही नाराज कर दी, ये पार्टी नाराज कर दी, तो जीता कौन, मोतीलाल नेहरू या फिर लॉर्ड बर्किंघम, क्योंकि उसी ने चुनौती दी थी, क्योंकि उन्होंने चुनौती दी थी कि आप ऐसा संविधान का प्रारूप तैयार करके दिखाइए जिस पर आपके देश के सभी दल सहमत हों। अब सहमत की बात क्या, इसी में जोश में भर के मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल
जो नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी। जब नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी और उसमें एक प्रोविजन डाल दिया प्रथम निर्वाचन प्रणाली को रद्द किया जाए, और इसी के मद्देनजर हमारे जिन्ना साहब नाराज हो गए। जब जिन्ना साहब नाराज हो गए तो उनकी पार्टी भी नाराज होगी और लॉर्ड बर्किनहेड जीत गए, क्योंकि सहमति सभी दलों की इस पर बनी नहीं। और जब ये बनी नहीं तो ये भी खारिज कर दिया गया। ठीक है, एक घटना तो ये घटित हो गई। दूसरी घटना की बात कर लेते हैं। देखो, यानी कि घटना की बात कर रहे थे हम 1919 से 1929 के आसपास। पहली घटना के नेहरू प्रस्ताव की बात होगी, दूसरी घटना की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। थोड़ी सी समझ के चलना आप इसको ने, ब्रिटेन वाला मामला को। ब्रिटेन में जो पार्टी की सरकार है वो पार्टी है वहाँ पर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वेटिव पार्टी। ठीक है, यहाँ की सरकार है कंजर्वेटिव पार्टी, इसकी सरकार है। दोस्तों इसका ना मामला थोड़ा सा अलग है कंजर्वेटिव पार्टी का। कैसे मामला अलग है? नंबर वन, ये भारत विरोधी पार्टी है। भारत के लोगों से इसको प्यार ही नहीं है, मोहब्बत नहीं है, भारत विरोधी। क्लियर है? भारत विरोधी पार्टी। ठीक है, ये तो होगी भारत विरोधी पार्टी। और क्योंकि इसको पार्टी ये नहीं चाहती कि भारत से ब्रिटिश वापस चले जाएं। आई बात समझ में? और ऐसा एक चीज और थी, एक चीज और क्या थी, इनको ना एक डर और सता रहा था। अपनी अपनी सरकार जाने का डर। अब जाने का डर मतलब जाने का डर वो कैसे? देखो 1919 से 1929 के आसपास ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। अभी प्रेजेंट में जो पार्टी बनी हुई है ब्रिटेन में वो है कंजर्वेटिव पार्टी। इसी के द्वारा जो इंडिया में जो शासन देखा जा रहा है अंग्रेजों का, ये रेगुलेट कर रही है। अब इनको डर लग रहा है यार कि ऐसा ना हो कि हम इस पार्टी में उसमें चुनाव में हार जाएं जो हमारे यहाँ पर होने वाले हैं। और जीतने की किसकी संभावना बनी हुई थी? एक पार्टी और थी, जीतने की संभावना थी लेबर पार्टी की, श्रमिक दल की। बताओ, इनको लग गया कि अब हम हार जाएंगे, और साथ ही साथ जीतने वाली कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी थी। इसी वजह से, क्योंकि लेबर पार्टी क्या थी, थोड़ा सा ना इसको प्यार था किससे? भारत से, मोहब्बत हो गई थी इसे, प्यार, यानी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इंडिया। मतलब लोग भारत के प्रति इसका जो नज़रिया था थोड़ा सा सकारात्मक तो बोल सकते हैं, पॉजिटिव नज़रिया था। ये नहीं चाहते थे कि भारत में कोई ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार हो। लेकिन ये थोड़ी सी भारत विरोधी पार्टी थी। अब इस वाली कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा है यार चुनाव होने वाले हैं ब्रिटेन में, और साथ ही साथ हो सकता है कि हम चुनाव हार जाएं, और अगर हम हार गए तो ये भी लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है? लेबर पार्टी जीत सकती है, जो थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर है। बताओ, ये कुछ जीत सकती है। अगर ये जीती, जो हमने बोल रखा था कि हम 10 साल के बाद आयोग का गठन करेंगे, फिर हम कैसे कर सकते हैं आयोग का गठन? यानी चेम्सफोर्ड सुधार जो हुए उनकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया जाना था 1929 में, क्योंकि 1919 में आए थे और 1929 में आयोग बनना था। पहले बता चुका 10 साल के बाद। अब वो गठन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगर हम हार गए तो गठन कौन करेगा? फिर तो लेबर पार्टी कर देगी, और लेबर पार्टी जब इसका गठन कर देगी तो समीक्षा आयोग क्यों बनाया जा रहा था? इस सुधारों की समीक्षा करने का। तो वो सच सच बता देगी कि क्या सुधार हुए या नहीं हुए, फिर हमारी इमेज खराब हो सकती है। बताओ, कोई चाहेगा कि हमारी इमेज खराब हो? भाई ये तो बता देगी जो सुधार, इतने सुधार होने वाले हैं, इतने सुधार नहीं हुए, सारा का सारा मामला खराब हो सकता है। इसलिए इसी डर से क्या, इतना सेंसिटिव मामला है आयोग का, ऐसा करते हैं भाई साहब 2929 को नहीं बनाते हैं, कब बना लेते हैं? चुनाव तो होते रहेंगे भाई साहब, डर लग रहा है ये दूसरी पर सरकार ना आया, ऐसा करते हैं 1927 में एक आयोग बना दिया, एक आयोग बना दिया।
बना दिया। बताओ बनना कब था? बनना था 1929 में और बना दिया कब? 1927 में, यानी कि 2 साल पहले इसका गठन कर दिया। कितने साल पहले? 2 साल पहले। 2 साल पहले। डर क्या था कि डर कहीं ये वाली, ये भाई साहब ना अटपके, बता देंगे, पोल खोल देंगे हमारी, भाई बना लो, आए हुआ समझ में। अब चलो कोई बात नहीं, बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका मेन मोटो तो क्या ये था? समीक्षा करना, चेम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा करना, ठीक है। लेकिन जब ये बनाया गया, एक चीज बताओ दोस्तों, ये सुधार किसके लिए किए जा रहे हैं? चेम्सफोर्ड सुधार जो किए जा रहे हैं, जिसमें प्रोविजन किए गए हैं, वो किसके लिए किए जा रहे हैं सुधार? इसके द्वारा हमारे लिए, तुम्हारे लिए, इंडिया वालों के लिए। अब इसकी समीक्षा करने की बात आएगी तो कौन करेगा? अंग्रेज, क्योंकि इसमें जो सारे के सारे जो सदस्य थे इस आयोग के, सदस्य कौन थे? 7 सदस्य थे, और सभी के सभी अंग्रेज थे। सभी के सभी क्या थे? अंग्रेज थे। बताओ, सुधार हमारे लिए किए जा रहे हैं, हमारा इंडियन तो कोई बेचारा है ही नहीं है, है? इंडियन कोई है नहीं है, सुधार की समीक्षा आप करोगे? हमसे पूछो ना, हम पे क्या बीत रही है भाई। अंग्रेज बताएंगे हम पे क्या बीत रही है, अंग्रेज बताएंगे कि क्या सुधार हुए, अरे हमारे लिए सुधार हुए, हमसे पूछो, हम बताएंगे। लेकिन दोस्तों इसका बहिष्कार क्यों किया गया? इसका बहिष्कार करने का 2 कारण थे, दो। एक नंबर 1, एक तो टाइम से पहले बनाया गया था, बनना था 1929 के आसपास, 1929 में, और बना कब दिया? 1927 में। फिर दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण क्या था कि इसमें सभी के सभी जो सदस्य थे, मेंबर थे, वो अंग्रेज थे। बताओ, समीक्षा करने आए हमारी, हमारे हम पे जो सुधार हुए उनकी, और ये बता रहे हैं भाई साहब, अरे हमसे पूछ लेते एक बार, क्यों? तो बताओ भाई, हम बताएंगे ना, हमसे पूछो क्या सुधार हुए, हमारे ऊपर लागू हो रहा है, तुम क्या होते हैं हमारे एक मेंबर, तो कोई तो मेंबर शामिल करो ना हमारे क्या नाम है इस आयोग में। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि आपने आया और मुठा के बोल दिया कि हाँ सबसे अच्छा है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, इसका बहिष्कार हुआ, इसको काले झंडे। और एक बात तो कभी कभी पूछ लेता है, इसके अध्यक्ष पूछ लेता है, जो आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, इसीलिए इसको नाम वो देते हैं साइमन कमीशन। इन्हीं के नाम पर बोल दिया जाता है। जो आयोग बनाया गया था वो कब बनाया था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। और ये एक चीज और पूछ ले, कभी कभी डेट, एग्जिट डेट थी इसकी 8 नवंबर 1927 की। देखो 2 घटनाएं हुई। पहली घटना क्या थी? पहली घटना थी नेहरू प्रस्ताव वाली, जो चैलेंज एक्सेप्ट किया, ये वाला। फिर इसी के बीच में ये वाला घटना आ गया, कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा चल सरकार नहीं बनने वाली, और साइमन कमीशन भी आ गया। अब क्या हुआ कि इसने एक रिपोर्ट भी दी अपनी साइमन कमीशन ने, साइमन कमीशन ने एक क्या दी? रिपोर्ट पेश की। अब रिपोर्ट पेश की तो सभी दल थे, तो रिपोर्ट दिखानी भारी पड़ रही थी कि किसको दिखाएं, पहले कांग्रेस को दिखाएं, मुस्लिम लीग को दिखाएं। तो इन्होंने कोई बात नहीं, कोई, इन्होंने कहा इस रिपोर्ट को देखना है तो ऐसा करते हैं ब्रिटेन आ जाओ, और एक ब्रिटेन जब सारी पार्टीज पहुंच जाएंगी तो ऐसा करेंगे, एक गोल टेबल के चारों ओर आपको बिठा लेंगे और इस रिपोर्ट को यहाँ रख देंगे, एक एक करके देखने का, सभी लोग देख लेना, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से। बताओ, इसलिए इसी रिपोर्ट को देखने के लिए, यार इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया ब्रिटेन के अंदर। जब 3 गोलमेज सम्मेलन बनाए गए तो इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों में जो बात निकल के आई कि यहां पर कुछ मौलिक अधिकारों की बात की गई, अधिकारों की बात, या बोल सकते मांग की गई, मांग की गई, ठीक है। ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड इस वाला। अब ये वाला बैकग्राउंड तो समझ में आ गया, कब कैसे क्या हुआ। और अब देखते हैं इसी के साथ में एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखो, भारत की आज़ादी में हमारे देश के जो लीडर्स थे, क्रांतिकारी थे, उनकी तो अहम भूमिका थी आज़ादी के लिए। साथ ही साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं का भी प्रभाव पड़ा आज़ादी के ऊपर। अगर वो शायद घटनाएं नहीं घटित होती उस टाइम पे, तो हो सकता है आज़ादी तो मिलती, हो सकता है थोड़ी सी
लेट मिलती। अब वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का आजादी के ऊपर, मिलने वाली आजादी के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ा उसको देख लेती है एक बार, ठीक है। कैसे अंग्रेज अब लाइन पर आने वाले हैं, क्योंकि अब अंग्रेजों को जाने का वक्त आ चुका है, संविधान सभा का बनने का वक्त आ चुका है। तो वो एक चीज, वो वाला बैकग्राउंड समझ लेते हैं, तब आगे वाली बात बनेगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सन 1939 की। ये वक्त था, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक घटना चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध। अब एक तरफ भाई युद्ध जब होता है तो दो पार्टी होती है ना, एक अपोजिट होती है, एक दूसरी होती है। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, ठीक है, धुरी राष्ट्र। देखो मित्र राष्ट्र में जैसे मान के चल लेना, ब्रिटेन हो गया हमारा, सेकेंडली हो गया यूएसए हो गया, और सोवियत संघ हो गया, सोवियत संघ। फिर मित्र धुरी राष्ट्रों में देख लेते हैं एक बार, जैसे जर्मनी हो गया, और दूसरे थे जापान हो गया, और इटली हो गया। इनके बीच में, दो पार्टीज के बीच में युद्ध चल रहा है, मित्र राष्ट्र में और धुरी राष्ट्रों में, भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चल रहा है। अब एक चीज देखो ना, भारत किस साइड है? भारत के पास मौका है ना हमारे पास। अब आप कह रहे हो कैसे मौका, बताओ। देखो भारत किसका गुलाम है? ब्रिटेन का। भारत किसका गुलाम है? ब्रिटेन का। अब हमारे पास मौका कैसे है? हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि या तो हम किसका फेवर कर दें, इनका, और ब्रिटेन खत्म, आजादी, बताओ, या फिर इनका सहयोग कर दें और इनसे बोल दें हमें आजाद कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, देखो इसमें हुआ कि मित्र राष्ट्रों ने कहा, किससे? भारत से, भाई साहब थोड़ा सा साथ दे दो, थोड़ा सा बस। भारत ने बोला क्यों? ब्रिटेन बोल रहा है दिखाई नहीं दे रहा यार, लड़ाई चल रही है यार, आखिरकार तुम हमारे तो अच्छे खासे मित्र हो, दे दो। कि मित्र, मित्र कहाँ हैं तुम्हारे? हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं। अब क्या मतलब? कि आज़ाद कीजिए। आज़ादी मतलब ऐसा कीजिए, हमें संविधान सभा बना के दे दीजिए, संविधान बनाने दीजिए बस, और चले जाइए, दे देंगे। बड़ा दिमाग खराब हुआ। तो इसी टाइम पर एक व्यक्ति थे, भाई अंग्रेज तो चाह रहे थे ना, क्या चाह रहे थे? अंग्रेज चाह रहे थे कैसे भी करके इंडिया वालों का साथ लिया जाए। तो इसी टाइम पर एक घटना घटित होती है। उस टाइम पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। ये भारत के वायसराय थे। वायसराय उस टाइम पे वायसराय थे। अब वायसराय ने कहा कोई बात नहीं, इंडिया वाले से, भाई साहब से कह रहे हैं, इंडिया से वालों से, लोगों से कह रहे हैं, ये भारत से बस साथ दे दो। इंडिया वालों ने कहा साथ देंगे तो आप क्या देंगे? है मतलब क्या देंगे? मतलब क्या देंगे? यार ये बताओ ना, हम तुम्हारी युद्ध चल रहा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम क्या देंगे? लॉर्ड लिटनो ने बोला हम देंगे। क्या देंगे? वही तो पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने बताया देखो क्या, इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया, ऑफर दिया। क्या दिया बेटा? ऑफर। ऑफर ही देते हैं जब तक इन्हें बात अगर मनमानी हो तो। आपने भी दिया होगा ऑफर किसी को, तो ऑफर दिया, उस ऑफर को बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। ये ऑफर क्या था? अगस्त प्रस्ताव। ऑफर वॉफर कुछ नहीं था, सिर्फ लालच था और कुछ नहीं था। खाली क्या लालच था? कैसे भी करके ये ब्रिटेन का साथ दे दें, और कुछ नहीं। आई बात समझ में? अब इस ऑफर में, अगस्त प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त
40 को। इस ऑफर में क्या था, कुछ नहीं था, एक लालच था, कैसे भी करके साथ मिल जाए, बात खत्म। तो ये इस ऑफर में क्या क्या प्रोविजन थे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।